नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीजीटी हिस्ट्री का यह मॉक टेस्ट सेकंड है। यह दूसरा मॉक टेस्ट है और यह पीजीटी हिस्ट्री के लिए है। यूपी में अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है, उसीलिए लगातार आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीजीटी हिस्ट्री मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यह दूसरा मॉक टेस्ट है और यह हिस्ट्री का मॉक टेस्ट है पीजीटी हिस्ट्री के लिए, यूपी के लिए। लेकिन यूपी के अलावा केबीएस में, एनडीएस में या डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी में हर जगह यह मॉक टेस्ट आप लोग के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि यह पूरा का पूरा जो मॉक टेस्ट है वह एनसीईआरटी बेस है। तो इसकी महत्ता को आप लोग समझ लीजिए। और यह दूसरा मॉक टेस्ट है, तो पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी है और साथ ही साथ टीजीटी सोशल साइंस जिनका सब्जेक्ट है उसमें भी अगर हिस्ट्री है तो उस सब के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इसमें कितना प्रश्न आप कर लेते हैं। देखिए, अगर यह जितना भी प्रश्न है, अगर इसमें से अगर 90% से ज़्यादा प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप मान लीजिए पूरी तरह से ये आपकी तैयारी धाकड़ है, जोरदार है। इस तरह से परीक्षा होने तक लगातार हमारे साथ रहिए और लगातार मॉक टेस्ट को फॉलो करते रहिए। ये जो भी मॉक टेस्ट है एनसीईआरटी बेस है। ऐसा मॉक टेस्ट आपको कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा जो मॉक टेस्ट हमारे द्वारा दिया जा रहा है। एक बात और कहना चाहूँगा, आप जो भी लोग जिनका सब्जेक्ट चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप संपूर्ण मटेरियल चाहते हैं, पीजीटी और टीजीटी दोनों का संपूर्ण मटेरियल अगर आप लोग चाहते हैं तो मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है अगर उसका मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, स्क्रीन पर शो कर रहा है, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। तो जिनको भी पीजीटी हिस्ट्री का या पीजीटी ज्योग्राफी का या टीजीटी किसी भी सब्जेक्ट का आपको मटेरियल चाहिए तो पूरा का पूरा हैंड रिटेन मटेरियल मिलेगा, पूरा का पूरा कंप्यूटराइज नोट्स मिलेगा और बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे। और यह जो भी पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूँ, रामबाण पीडीएफ है, यह सब आप लोग को मिल जाएगा। तो जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं? तो देखिए, 4 है ऑप्शन में। भीमबेटका कहाँ से नहीं मिलता है आखेटक और खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण? तो देखिए, भीमबेटका से, हुसुंगी, चिराद या कुरनूल से। तो देखिए, भीमबेटका से भी मिलता है, हुसुंगी से भी मिलता है और कुरनूल से भी मिलता है। चिराद से आखेटक एवं खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। सबसे बड़ी बात आप लोग को बता दें कि भीमबेटका, हुसुंगी और कुरनूल जो है यह पूरा पाषाणकालीन स्थल है। पूरा पाषाणकालीन स्थल जो होते हैं आखेटक और खाद्य संग्राहक होने के लिए जाने जाते हैं। जबकि चिराद जो है यह बिहार के सारण जिला में है, और यह जो चिराद है 9 पाषाणकालीन स्थल है। यह आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण यहाँ नहीं मिले हैं। तो विकल्प सी जो होगा वही सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भीमबेटका, हुसुंगी और कुरनूल की गुफाओं में मनुष्य के आखेटक एवं खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पूरा पाषाणकालीन पुरास्थल, जबकि चिराद जो है 9 पाषाणकालीन पुरास्थल है। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे और हुसुंगी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, तो भीमबेटका जो है नर्मदा नदी के किनारे और मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, और हुसुंगी और कुरनूल जो है दोनों तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं और दोनों ही पूरा पाषाणकालीन स्थल है। लेकिन ये कुरनूल जो है तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश में है और हुसुंगी जो है आपका कर्नाटक में है। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से 9 पाषाणकालीन पुरास्थल है? तो देखिए, 5 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। देखिए, मैं बहुत ही सरल प्रश्न पीजीटी या टीजीटी में नहीं पूछता है, इसलिए मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न दे रहा हूं। अगर हमारे एनसीईआरटी की सीरीज को, मॉक टेस्ट को अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए परीक्षा कोई भी हो, हर परीक्षा में आप अपना परचम लहराएंगे। और पीजीटी और टीजीटी को लेकर खास तौर पर बोल रहा हूँ। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से 9 पाषाणकालीन पुरास्थल हैं? तो बताइए, जो भी लोग इतिहास के धुरंधर हैं इसका जवाब दीजिए। देखिए, इसमें कौन सा पुरास्थल पाषाणकालीन पुरास्थल है ये पूछ रहा है। ये देखिए, यह ऑप्शन है। तो देखिए, इसमें जो सभी पुरास्थल जो हैं, सभी जो स्थल हैं, ये सभी 9 पाषाणकालीन स्थल हैं। चाहे मेहरगढ़ हो, बुरजहोम हो, महागढ़ा हो या कुलडीहवा हो या दौदरी हेडिंग हो, सभी स्थल 9 पाषाणकालीन स्थल हैं। तो उत्तर होगा 1 2 3 4 5, मतलब विकल्प डी जो होगा वह सही है। अगले प्रश्न पे आइएगा। उपरोक्त सभी स्थल 9 पाषाणकालीन पुरास्थल हैं, इसका व्याख्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पत्थर के इन औजारों को बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। तो यह सही है। तो देखिए, पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पत्थर के इन औजारों को बनाए जाने का जो स्थान है उद्योग स्थल कहलाता है, यह सही है। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक दबाव सल्क तकनीकी कहा जाता है। तो यह भी सही है।
तो 1 और 2 दोनों सही है, दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। तो यही कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, उपरोक्त तो दोनों कथन सही है। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते थे और कभी कभी लोग इन स्थानों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु दो तकनीक का प्रयोग किया जाता था, मतलब जो भी पाषाण उपकरण निर्माण किया जाता था दो तकनीक का प्रयोग करते थे। पहली तकनीक को पत्थर से पत्थर टकराना यानी स्टोन ऑन स्टोन तकनीक कहा जाता था। इसे एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे, मतलब धार निकाला जाता था। तो इस तकनीक को पत्थर से पत्थर टकराना यानी स्टोन टू स्टोन कहा जाता था, स्टोन ऑन स्टोन। दूसरी तकनीक जो होती थी इनको दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते थे और उस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, अगर उत्तर देने की क्षमता हो आप में तो आप वीडियो को पॉज करके सोचने का प्रयास भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से मिले हैं? भीमबेटका की गुफाओं से, कुरनूल की गुफाओं से, कुलढेवा से या होसुंगी से? तो राख के साक्ष्य किन पुरा स्थलों से मिले हैं? तो देखिए जो राख के साक्ष्य मिले हैं वह कुरनूल गुफा से मिले हैं। कुरनूल जो तुंगभद्रा नदी किनारे है, पूरा पाषाण कालीन स्थल है और यह आंध्र प्रदेश में है। तो विकल्प बी, राख के साक्ष्य जो मिले हैं कुरनूल गुफा से मिले हैं। इसकी व्याख्या देखिएगा, कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। तो मध्य पाषाण काल के बारे में कहा जा रहा है। तो देखिए बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे, यह सही है। दूसरा देखिएगा, इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, तो यह भी सही है। मध्य पाषाण काल के बारे में जो भी बात है तीनों सही हैं, तीन की तीनों सही हैं। तो यही कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 1, 2, 3 तीनों सही है। देखिए हमारे प्रश्नों की गुणवत्ता आप देख सकते हैं, प्रश्नों की जो गुणवत्ता है वो अपने आप में अहम है। अगर इसे आप अच्छे से फॉलो करते हैं इस सभी मॉक टेस्ट को, तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर होगी आगामी किसी भी परीक्षा के लिए। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, उपयुक्त तीनों कथन सही है। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ युग कहा जाता है। देखिए मध्य पाषाण काल को मेसोलिथ युग भी कहते हैं और मध्य पाषाण काल में जो औजार बनाए जाते थे उसे माइक्रोलिथ कहा गया है। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान में वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े और मछली इस काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। सबसे पहले मछली किस काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी? तो वह मध्य पाषाण काल में बनी थी। गेहूं, जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया और समय के साथ इन्हें खुद उपजाना शुरू किया, उपजाना सीख लिया। आइए प्रश्न संख्या 6 देखिए, मानव सभ्यता के आरंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में तीन में नहीं आता है? तो देखिए मानव सभ्यता के आरंभिक काल को 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, लेकिन महापाषाण काल नहीं आता। तो विकल्प डी, महापाषाण काल। इसकी व्याख्या देख लीजिए, मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। ये महापाषाण काल जो है यह जो समाधियां बनी होती थी उनको महापाषाण काल कहा जाता था। यह जो महापाषाण समाधियां बनी हुई हैं यह जो पाई गई हैं वो जम्मू कश्मीर में पाई गई हैं, दक्षिणी भारत में पाई गई हैं, पूर्वोत्तर भारत में पाई गई हैं। मानव इतिहास की 99% कहानी प्रागैतिहासिक काल में घटित हुई है। मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में 99% कहानी मानव सभ्यता की इन प्रागैतिहासिक कालों में घटित हुई है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं या अजंता? तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है भीमबेटका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है भीमबेटका। यहाँ से बहुत सारे प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। विकल्प बी, भीमबेटका।
इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहीं से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता और बाघ की गुफाएं जो हैं, देखिए अजंता और बाघ की गुफाएं जो हैं चित्रकला मौर्य काल के बाद की हैं। मतलब यह अजंता और बाघ की गुफा जो है गुप्तकालीन है, जबकि जो भीमबेटका की गुफा की जो चित्रकला है यह आपकी प्रागैतिहासिक काल की है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। तो अमरावती जो है सातवाहन कालीन है, अजंता बाघ की गुफाएं जो है गुप्तकालीन है, और भीमबेटका का जो चित्र है वह प्रागैतिहासिक काल का है, मतलब पूरा पाषाण काल का। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। निम्नलिखित पर विचार करिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, उपयुक्त में से किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? अभी भी जस्ट मैं बताया भी हूँ, तो माइक्रोलिथ कहा जाता है मध्य पाषाण काल के औजारों को, मतलब मध्य पाषाण काल के औजारों को कहा जाता है। तो उपयुक्त में से ये कहा है, कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो केवल 2 ही ना सही होगा, केवल 2, मतलब विकल्प बी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। देखिए 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक का काल जो है वह पूरा पाषाण काल है, और 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो काल है वो मध्य पाषाण काल है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। जो औजार होते थे उनकी जो मुठियाँ होती थीं वह लकड़ी और हड्डी की होती थीं। आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। मतलब मध्य पाषाण काल में कुछ गुणवत्तापूर्ण हथियार बनने लगे थे, जिन्हें मतलब छोटे छोटे हथियार भी बनते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। और उन हथियारों में जो मुट्ठे होते थे वह हड्डी और लकड़ी आदि के होते थे। और साथ ही साथ मध्य पाषाण काल में जो औजार बनाए जाते थे वह तो बनते ही थे, साथ ही साथ पूरा पाषाण काल के जो परंपरागत औजार थे वह भी प्रयोग में लाए जाते थे। अगला प्रश्न देखिएगा। हुसुंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हुसुंगी जो है पूरा पाषाणकालीन स्थल है, और यह पूरा पाषाणकालीन स्थल है, और यह आपका आंध्र प्रदेश में है। हुसुंगी जो है आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी किनारे है हुसुंगी पूरा पाषाणकालीन स्थल। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे, यह कह रहा है। तो देखिए हुसुंगी से जो औजार मिले हैं वो बलुआ पत्थर के नहीं है, जबकि चूना पत्थर के हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, केवल एक सही है, विकल्प ए। इसका व्याख्या देख लीजिए। कथन एक सही है। हुसुंगी कर्नाटक में स्थित पूरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पूरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने के कई औजार मिले हैं। हुसुंगी में अधिकांश औजार जो मिले हैं वह चूना पत्थर से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थर से। एक बात मैं आप लोग बताना चाहूँगा, यह हुसुंगी के बारे में बहुत सारे बार कन्फ्यूजन होती रहती है कि यह आंध्र प्रदेश में है या कर्नाटक में है। तो सबसे बड़ी बात आप लोग को थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से हल्का फुल्का माइंड मैपिंग कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ हुसुंगी ग दिया हुआ है, तो ग जो है क वर्ग का अक्षर है, तो इस तरह से याद कर लीजिए कर्नाटक में होगा ऐसे, क्योंकि कई जगह कर्नाटक दिया रहता है, कई जगह आंध्रा दिया रहता है, तो इसे कर्नाटक ही अंततः सही माना जाता है। तो कर्नाटक याद रखिएगा अपने दिमाग में। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए। भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण जो मिले हैं नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। भारत में शुतुरमुर्ग होने के जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं, पूरा पाषाण काल से, न कि नवपाषाण काल। तो यह तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। आंध्र प्रदेश के पटने से नहीं मिले हैं, यह महाराष्ट्र के पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, तो यह भी गलत हुआ। तीसरा देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर चित्रांकन और उससे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, यह बात सच है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 3, विकल्प सी, केवल 3 सही है, बाकी गलत है। इसकी व्याख्या देखिएगा। भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण जो मिले हैं पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पूरा स्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है से मिले हैं। अतः कथन 1 और 2 जो है गलत है। 1 और 2 दोनों गलत है। कथन 3 सही है। इसके अंडे के छिलकों पर चित्रांकन और उससे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। मनका देखिए बार बार दिया रहा मनका। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मन के बनाने के कारखाने लोथल से मिले हैं, चिरंदोड़ से मिले हैं, और यहाँ पर भी मन का शब्द दिया गया है। मन का क्या है आप जान लीजिए। ये जो माला औरतें पहनती हैं, जैसे मान लीजिए माला जो पहनते हैं औरतें, जो सीप आदि का होता था, तो उसे ही मन का कहा गया। इस तरह समझिए गले में पहने जाने वाला एक तरह सा माला था।
हाल ही में 25,000 वर्ष पूर्व शुतुरमुर्ग के अंडे के जो सेल मिले हैं वह राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं। मतलब शुतुरमुर्ग के जो, एक तो यहाँ पर दिया है कि शुतुरमुर्ग के जो अवशेष मिले हैं वो महाराष्ट्र के पटने से मिले हैं। लेकिन यहाँ एक और तथ्य है कि हाल ही का कि 25,000 वर्ष पूर्व पुराना शुतुरमुर्ग के अंडे के जो सेल मिले हैं वह राजस्थान के बूंदी से प्राप्त हुए हैं। सेल मतलब हड्डी, ऐसे इस तरह समझिए। राजस्थान के बूंदी जिला है राजस्थान में, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो महाराष्ट्र से भी मिला है, महाराष्ट्र के पटने से, और राजस्थान के बूंदी से भी शुतुरमुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। और जिनको भी मटेरियल चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी परीक्षा के लिए, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। विशेषकर अगर आप यूपी पीजीटी या टीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित किसी भी तरह का कोई मटेरियल चाहिए तो पूरी तरह से आइएगा। और अगर पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी ज्योग्राफी है, पीजीटी पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी है तो हम आपको बहुत ज़्यादा और जो भी सॉलिड मटेरियल है वह सब सारे सॉलिड मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे। बहुत सारे हैंड रिटेन नोट्स आप लोग को मिलेगा, हर टॉपिक पर नोट्स मिलेगा और पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी। और यह जो भी मैं कुछ बता रहा हूँ, जो भी कुछ टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, यह पूरी पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो भी लोग लेना चाहेंगे तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। और साथ ही साथ यह बताना चाहूँगा, जो भी मटेरियल मिल रहा है यह चार्जेबल है। जो लोग पे करेंगे उन सबको पूरा का पूरा पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो भी मॉक टेस्ट है। और इस मॉक टेस्ट को परीक्षा होने तक लगातार फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल एकदम परीक्षा में तहलका मचा देंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।